गुड मॉर्निंग ऑल। आई होप कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। आप सभी का न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा होगा। तो आप सबको दिवाली की और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस नव वर्ष में, इस दिवाली के बाद के समय में हम फिर से आगाज़ करते हैं अपनी पढ़ाई का, अपने इस नए दिवाली के बाद के सत्र का। और शुरू करते हैं आज की अपनी पहली पढ़ाई का, अपना पहला लेक्चर आज का। तो पहले शुरुआत करते हैं हम कविता से। थोड़ी हल्की फुल्की सी कविता आपको समझा देती हूँ आज। इसके बाद में निबंध और कहानियाँ वगैरह कल से शुरू करेंगे हम। तो आज की कविता है पतझड़। राम कुमार वर्मा ने लिखी है ये कविता। पतझड़, आप सबको पता है, एक मौसम आता है पतझड़ का, फरवरी और मार्च महीने के बीच में, होली से पहले, जब सारे पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों से, हवाएं चलती है, तेज चलती है और सब पत्ते, फूल, फल सब गिर जाते हैं नीचे, वृक्ष खाली हो जाते हैं। और उसके बाद जब फिर गर्मी के बाद में और बारिश का महीना आता है तो वापस से फिर वो हरे भरे हो जाते हैं। तो ये जो पतझड़ का मौसम है, इसको लेके कवि ने अपनी बात कही है मन की, कि यह बही हवा हल्की गति से पत्ते वृक्षों से झड़े मौन। यह बही हवा हल्की गति से पत्ते वृक्षों से झड़े मौन, कैसा है यह संकेत वृक्ष की शोभा हर ले गया कौन। हवा हल्की गति से बही, पत्ते खामोशी से नीचे झड़ गए। कवि ये पूछ रहे हैं इसमें कि ये कैसा संकेत है, ये किस और संकेत दे रही है प्रकृति, ये प्रकृति क्या बताना चाह रही है कि, और ये वृक्ष की शोभा जो है ये कौन हर ले गया, कौन इसकी सुंदरता को चुरा कर ले गया, कौन इसकी सुंदरता को अपहरण करके ले गया है। और अपने ही नत कंकाल अंग को प्रश्न बनाकर वृक्ष चक्र है पूछ रहा नभ से जग से, चलता रहता क्या यही चक्र। अब पत्ते चले गए हैं तो उसके पास कुछ नहीं बचा है, उसका जो ठूट है, इसका जो तना है, उसकी जो शाखें हैं वो हो गई हैं कंकाल के जैसी। तो वो पूछ रहा है उससे कि क्या यही चक्र चलता रहता है। वही अपने ही उस अंग को प्रश्न बनाकर देख रहा है। वो अपने पेड़ जो है वो अपने उसको देख रहा है जिसके सारे पत्ते झड़ गए हैं, जिसका सब कुछ हो गया है। तो वो अपने ठूंठ जैसा जो उसका कंकाल के जैसा जो उसका शरीर खड़ा हो गया है, जिसमें जैसे अब आप एक सूखे किसी वृक्ष को देखिए तो उसकी जो डालियाँ, सूखी सूखी जो डालियाँ दिखती रहती है वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे नर कंकाल सा कोई खड़ा हुआ हो। उसकी जो इंटेस्टाइन्स वगैरह की जो दिखती है ना, उस बिल्कुल उसी तरीके का वो नज़र आता है नर कंकाल के जैसे अंग को। तो वो वृक्ष खुद को देख रहा है और प्रश्न बनाकर पूछ रहा है, किससे, आकाश से और पूरे जग से, क्या यही चक्र चलता रहता है। ये पूछ रहा है नभ से जग में, चलता रहता क्या यही चक्र, क्या यही चक्र चलता है। वो आकाश से पूछ रहा है, गगन से पूछ रहा है, अंबर से पूछ रहा है, यही है। अब ये तो कवि ने पतझड़ के उसको लेकर बताया, लेकिन इसका अगर गहराई से अर्थ देखें हम, तो इसका गहराई से अर्थ जीवन से संबंधित है। एक जीवन होता है, बचपन होता है, आपकी युवा अवस्था होती है, उसके बाद में आपका बुढ़ापा आता है। तब उसके समय में जो स्थिति रहती है वो देखिए, बचपन में आप बिल्कुल पल्लवित होने की अवस्था में रहते हैं, युवा अवस्था में आप भरे पूरे होते हैं, हर चीज़ आपके पास होती है, आपका परिवार होता है, आपके पास जॉब होता है, आप काम कर रहे होते हैं, धन धान्य से संपन्न होते हैं, मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बच्चे होते हैं, सभी होते हैं, यानी कि आप एक हरे भरे वृक्ष के समान होते हैं। ठीक है। उसके बाद में जब आप अंतिम अवस्था की तरफ चलते हैं, बुढ़ापे की तरफ, तब आप धीरे धीरे हर चीज़ को खोने लग जाते हैं। आपका अपना शरीर साथ छोड़ने लग जाता है, आपके जो सुख समृद्धि है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, आपकी खुद की अपनी ज़रूरतें कम होने लग जाती हैं। और आपके जो बच्चे रहते हैं वो किसी भी तरीके से वो बाहर निकलने के उसमें हो जाते हैं, बाहर निकलने लग जाते हैं लोग, किस कमाने की वजह से, पढ़ाई की वजह से या किसी और वजह से वो चले जाते हैं। मतलब अब आप हो जाते हो ठूठ की तरह, कंकाल की तरह, जिसके पास अब कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये जीवन से संबंधित अंग है। अब यह बही हवा हल्की गति से, हल्की हल्की धीरे से हवा बही और पत्ते वृक्ष के झड़े मौन, धीरे धीरे बच्चे निकलने लग गए हैं, धीरे धीरे बच्चे जाने लग गए। मतलब अब आपकी वो स्थिति शुरू हो गई है, पतझड़ की स्थिति। यह पूछ रहा है यह संकेत कैसा है, मतलब अब क्या होने वाला है। ये वृक्ष की जो शोभा थी, जो घर परिवार से थी, जो हरे भरे पत्तों से थी, जो बच्चों से थी, वो शोभा अब जाने लगी। तो ये शोभा कौन हर ले गया, ये प्रश्न कवि ने उसमें उठाया है। भौतिकतावाद उसको ले गई, या अति महत्वाकांक्षा उस शोभा को हर के ले गई, या कोई और चीज़ थी जो उसको चुरा के ले गई। तो ये कैसा संकेत है। और अपने ही नरकंकाल अंग से, अब व्यक्ति जब अंतिम समय में होता है तो खुद से ही पूछता है कि ये क्या है, और वो नभ से पूछ रहा है, जग से पूछ रहा है कि क्या यही चक्र चलता रहता है। जब वो आगे बढ़ा तब उसके पिताजी, उसके
फादर जो थे, माँ उसके जो माँ पिताजी थे वो इस स्थिति में रहे, वो आया, फिर उसके बच्चे हुए तो वो इस स्थिति में आया। तो मतलब क्या यही चक्र चलता रहता है? यह प्रश्न वो खुद से और नभ से और जग से कर रहा है। वे उड़े जा रहे विहंग वृंद क्यों ऊंचे नीचे बार बार। ये विहंग वृंद मतलब पक्षी जो है वो इस तरीके से क्यों ऊंचे नीचे बार बार उड़ जा रहे हैं पतझड़ में। अब बच्चे जो रहते हैं वो इसी तरीके से आगे बढ़ना है, जाना है, ऊपर उठना है, नीचे जाना है, कुछ भी करते हैं। तो ये जो पक्षी हैं जो उसके बच्चे समान हैं वो उड़े जा रहे हैं विहंग वृंद में क्यों ऊंचे नीचे बार बार। जब पृथ्वी ही बन रही शुष्क तब वे कैसे कर ले विहार। मतलब अब जब यही सब सूख रहा है तो वो कैसे उड़ेंगे इसमें करके। मतलब उन्हें भी तो हरे भरे वृक्ष चाहिए, उन्हें भी अपना नीड़ बनाने के लिए, उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कुछ तो आधार चाहिए ना। लेकिन जब ये पृथ्वी इस तरीके से सूख जाएगी, जब पतझड़ से सारे पात पत्ते झड़ जाएंगे तो वे विहार कैसे करेंगे। मतलब वो उड़ेंगे कैसे, इस गगन में कहाँ वो जाएंगे। तो ये उन बच्चों के लिए भी है कि अगर वो प्रकृति अगर सूख जाएगी, अगर उनके जो माँ बाप है अगर वही उनको सहारा नहीं दे पाएंगे, वो अगर ढंग से नहीं रह पाएंगे तो वो अपने बच्चों को सहारा कैसे देंगे। तो पृथ्वी जब अगर शुष्क बन जाएगी तो पक्षी कैसे विहार करेंगे। तो यह प्रश्न भी कवि इसमें जग से कर रहे हैं। हरियाली लहराकर सदैव जो मन में भरती थी हिलोर, वह आज सिकुड़ कर बैठ गई है कैसा यह अभिनय कठोर। जिस जगह पे सदैव हरियाली बनी रहती थी, मतलब जब जिस समय पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, जो हरियाली देख देख के मन में हिलोरें उठती थी, जिसको हरियाली को देख देख के मन में खुशी होती थी, उमंगें होती थी, उम्मीदें लहराती थी, वो आज सिकुड़ कर बैठ गई हैं। अब जब सब चला गया, हरियाली चली गई, पत्ते सब निचुड़ गए, तो वो सब अब कुछ नहीं बचा है उसमें। तो वो जो हरियाली जैसी थी, वो जो हिलोर मन में बैठती थी, वो सब आज चली गई है। तो ये कैसा अभिनय है, इसको लेके कवि के मन में यह प्रश्न उठ रहा है, या वो जो वृक्ष को लेकर वृक्ष जो प्रश्न कर रहा है उसको कवि ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। हरियाली लहराकर सदैव जो मन में भरती थी, जब हरा भरा सब कुछ था और जिससे मन में उमंगें उठती थी, वो आज सिकुड़ कर बैठ गई है। तो ये कैसा अभिनय कठोर है, ये क्या प्रकृति दिखाना चाह रही है, ये क्या कुदरत हमको बता रही है, क्या चल रहा है ये। तो ये चक्र क्या है जो ये हमेशा चलता रहता है। अभी तक हरा भरा देख के मन को जो प्रसन्नता रहती थी, अब सबको उसको देखकर डर लगने लग गया है कि अब ये सब चला जाएगा, अब हम फिर ठूंठ की तरह रह जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है। और ये सभी दिशाएं हुई मौन, उनमें उड़ती है आज धूल, संध्या के रंग में सूख गए कैसे गुलाब के खिले फूल। अब सब दिशाएं जो हैं वो मौन हो गई है और उसमें जो है वो आज धूल उड़ रही है। मतलब आप शाम के समय में हो गए हो, आपका ये जो जीवन का अंतिम चरण जो चल रहा है, वृद्धावस्था का समय जो चल रहा है, उसमें जो सब दिशाएं हैं वो मौन हो गई है। सब दिशाएं मौन हुई से मतलब यही है कि आपके मित्र रिश्तेदार छूट रहे हैं, आपका परिवार छूट रहा है, आपके बच्चे छूट रहे हैं, और सब तरफ से अब जो है वो सूनेपन की धूल उड़ रही है। और संध्या के रंग में, मतलब ये अंतिम अवस्था है, तो इस रंग में जो है वो जो दोपहर के समय में और जो सुबह के समय में जो गुलाब खिले हुए थे, जो आपके खुशियों के फूल खिले हुए थे, वो इस समय तक आते आते कैसे सूखने लग गए हैं। आपकी खुशियों के फूल, आपकी जो उम्मीदों के फूल थे, आपकी जो आकांक्षाएं थी, आपकी जो इच्छाएं थी, आपकी जो सुख सुविधाएं थी, उन सब के जो सुख सुविधाओं रूपी जो फूल थे, वो सब अभी सूखने लगे हैं। तो ये जो अवस्था है, ये जो व्यवस्था है, ये क्या हर समय में चलती रहती है, ये कभी पूछना चाह रहे हैं। ये एक हवा की लहर बढ़ी, गिर पड़े और दो चार पात। लो, ये एक लहर की हवा और बढ़ी। अगर ये तो सब चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच में एक लहर और चल गई और गिर पड़े दो चार पात। तो ये जो दो चार पात थे वो और गिर गए उसमें, तो ये और ज़्यादा मतलब और अंतिम समय की तरफ आने लगे। ले रही प्रकृति संन्यास या कि संध्या में सोया है प्रभात। अब यहाँ पे कवि का थोड़ा सा आशावाद जाग गया है। मतलब अंत समय में रहता है, किसी भी चीज़ का शुरुआत है तो अंत भी है, और अंत है तो शुरुआत है, अंत है तो आगाज़ है, आगाज़ है तो अंत है। तो यही कवि इस कविता में बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति संन्यास ले रही है, संध्या में सोया है प्रभात। मतलब शाम हुई तो सुबह भी होगी, सुबह है तो शाम भी होगी। अब अंतिम समय में प्रकृति संन्यास ले रही है, उसी तरीके से जैसे व्यक्ति अंतिम समय में संन्यास लेने की तरफ बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पे वैसे भी 4 आश्रम बनाए गए हैं,
पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो यह व्यक्ति का भी और प्रकृति का भी चौथा आश्रम है, जिसमें प्रकृति या व्यक्ति संन्यास लेता है और एक समय के बाद में जब वो मर जाता है तो फिर वापस से नया जन्म लेकर आता है। तो यानी कि संध्या में सोया है प्रभात, जब संध्या होगी रात होगी, रात के बाद में फिर सुबह होगी तब प्रभात होगा। और मेरे मन में उठा यह भाव, यदि आज सुखों का हुआ अंत तो यह पतझड़ भी कभी अंत पाएगा, आएगा बसंत। अगर ये आज सुख चले भी गए, यदि आज सुखों का अंत हो भी गया तो पतझड़ भी कभी ना कभी अंत जरूर होएगा और बसंत आएगा। हमेशा आपने देखो, मैंने अभी बताया जैसे कि आगाज़ है तो अंत होगा और अंत है तो आगाज़ होगा। तो पतझड़ है तो बसंत भी आएगा और बसंत है तो पतझड़ आएगा, मतलब ये चक्र चलता रहेगा। इसको आप पतझड़ बसंत का चक्र कहो, जीवन मृत्यु का चक्र कहो, जन्म मरण का चक्र कहो या सुख दुख का चक्र कहो, यह चक्र चलता रहेगा, ये चक्र इसी तरह बना रहेगा। और सही ये भी है कि ये चक्र चलेगा तभी आपको हर चीज़ का महत्व समझ में आएगा। अगर पतझड़ नहीं हो तो बसंत का महत्व समझ में नहीं आएगा, अगर दुख नहीं हो तो सुख का महत्व समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यह चक्र चलता रहना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें हर चीज़ का महत्व पता चलता है। तो यह कवि का कहना है कि पतझड़ ज़रूरी है जीवन में, और पतझड़ अगर आया तो फिर बसंत भी आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो मुझे वापस से बताइए, और कुछ पूछना है तो ज़रूर मैसेज करके या फ़ोन करके पूछिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।